श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान। आज है अध्याय 3। अगला लेसन, पीछे का लेसन समाप्त हो चुका है। उसके बाद आज है अध्याय 3, जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 3 जीव जनन कैसे करते हैं। कैसे करते हैं। उसके बाद प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं। जनन किसे कहते हैं। उसके बाद इनका उत्तर है, समस्त जीवों में अपनी वंश परंपरा या निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। उसके बाद जनन किसे कहते हैं। अध्याय 3 है, जीव जनन कैसे करते हैं। उसके बाद प्रश्न है, जनन किसे कहते। समस्त जीवों में समस्त मतलब सभी जीवों में अपनी वंश परंपरा या निरंतरता को
या तो निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। इनका कहना है कि समस्त जीव, सभी जीवों में अपनी वंश को चलाने के लिए ऐसी परंपरा या रीति रिवाज हैं, या तो कह सकते हैं निरंतरता, मतलब लगातार अपने ही समान नए जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। निरंतरता को लगातार इन्हें बनाए रखने के लिए अपने ही समान, या तो कह सकते हैं अपने ही समान नए जीवों को जन्म देने की क्षमता को ही प्रजनन या जनन कहते हैं। तो ये है, अपने ही समान जीवों को जन्म देने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को जनन या प्रजनन कहा जाता है। यानी अपने ही समान, न कि दूसरे के समान। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा, गाय का बच्चा गाय जैसा। यानी आम पौधा है तो आम का ही पौधा बीज से उत्पन्न होगा। तो ये है, अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करना ही जनन या प्रजनन कहलाता। वही है, समस्त जीवों में अपनी वंश परंपरा को चलाने के लिए या तो निरंतरता यानी लगातार जीव की संख्या लगातार बनी रहे, इसके लिए जनन आवश्यक है। तो बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव को जन्म देने की क्षमता को ही प्रजनन या जनन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को सजीवों में जनन दो प्रकार का होता है। सजीवों में जनन दो प्रकार का होता है। सजीवों में जन्म दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, पहला नंबर है अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। उसके बाद हेडिंग है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हेडिंग है अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतान का
नई संतान का निर्माण होता है। जिस संतान का जन्म होता है वह आनुवंशिकी रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान होता है। अलैंगिक जनन में है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। जैसे गन्ना है, गुलाब है, इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। वही वो कह रहा है, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही, मतलब अकेला एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। मतलब एक जनक, जैसे गन्ना है, एक हम इन्हें काट कर बो देते हैं तो अगला पौधा पैदा हो जाता है। या गुलाब है, इन्हें हम काट कर तिरछी काट लगाकर अगर इसे हम रोप देते हैं तो कुछ दिनों बाद नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो उनका कहना है कि इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं के बिना ही, मतलब अकेला ही एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। मतलब एक ही जनक इसमें भाग लेता है। फिर आगे लिखा, जिस संतान का जन्म होता है वह आनुवांशिकी रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान होता है। ये क्या, गन्ना को जब हम काट कर लगा देते हैं तो पूर्ण रूप से, यानी आनुवांशिकी रूप जो लिखा है, पूर्ण रूप से अपने जनक के ही समान होता है। पादपों तथा जंतुओं दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। यह प्रक्रिया क्या है? पादपों जंतुओं में अलैंगिक दोनों में यह प्रक्रिया पाई जाती है। पादपों में अलैंगिक जनन बहुत तीव्रता से होता है। जैसे गन्ना या गुलाब हैं, इसे हम रोप देते हैं तो इसमें बहुत तीव्रता से, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से नए पादप का निर्माण हो जाता है। जबकि लैंगिक जनन में अधिक समय लगता है।